स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल SG एकेडमी। जो 6 मार्च को आपका पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड जो संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है उसमें आपका भौतिक विज्ञान का जो आपका ये आज हम देखेंगे क्लास 12 का जो 2025 में आपका बोर्ड का एग्जाम 6 मार्च को होने वाला है। तो इसकी तैयारी आप जोर शोर से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण कुछ हर साल आने वाले जो प्रश्न हैं उसके बारे में, जो कि आपको मिलते ही मिलते हैं। जैसे पहला आपको प्रश्न मिलता है कि गॉस का प्रमेय क्या है, और इसके उत्तर भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख करने के लिए कह देता है। बात कुल मिला के वही है, चाहे प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो। गॉस के नियम का अनुप्रयोग जो होता है, यानी कि जो इसका उल्लेख है या गॉस का प्रमेय जो है वो या नियम जो है वो क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये आपका ये गॉस का प्रमेय है, यानी फाई ई जो होगा वह Q/ε0 के अनुपात के बराबर होगा, जहाँ ε0 जो है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। और दूसरा जो आपका प्रश्न है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए और इनकी विमाएं लिखिए। वैद्युत क्षेत्र में आप क्या लिखेंगे इसका कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं जो वैद्युत विभव होता है वह उसके कार्य और उस आवेश के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक ये होता है वैद्युत विभव का वोल्ट, और बीमा होती है ml² T⁻³ और A⁻1 ये आपका होता है। तीसरा जो आपका प्रश्न है वो ये है कि किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ भरने पर इसकी संधारित्र पर धारिता पर ये क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भर दिया जाए परावैद्युत पदार्थ तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके धारिता पर। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ भर रखने से इसके अंदर क्या होगा कि प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो इसकी सतह पर प्लेटों के बीच यानी प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है, और इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है, जिसके कारण क्या होगा, धारिता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि धारिता जो होती है वह वोल्ट के यानी विभव के बराबर होती है, यानी कि अनुक्रमानुपाती नहीं होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर आपकी धारिता बढ़ेगी तो वोल्ट विभव भी आपका घटेगा, यदि विभव बढ़ा तो धारिता घटेगी, यानी विपरीत होता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, और जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, यानी 0 होता है। तो प्रतिचुंबकीय का 0 होगा, अनुचुंबकीय का आपका इसका अस्थायी होता है। तो ये देखिए अगला जो आपका प्रश्न है वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारा मापी 0.005 एम्पियर धारा को पूरे पैमाने पर विक्षेप देता है। तो इससे 1 एम्पियर तक अगर धारा मापने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे कि इस परिवर्तित जो आपका अमीटर है इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यानी किस प्रकार बदलेंगे उसे बताना है, तो कि इसका प्रतिरोध क्या होगा बदलने के बाद। तो IG जो आपका गैल्वेनोमीटर है, जो आपका धारा मापी, तो IG में आपका कितनी धारा है 0.005 एम्पियर, जो आपका उसमें जो ओम है प्रतिरोध है वह 20 ओम है। तो I जो धारा है वह 1 एम्पियर है। तो S बराबर क्या फार्मूला होगा, IG/I - IG इंटू कैपिटल G। तो IG का मान कितना है 0.005, तो ये दोनों जगह रख दिया IG की जगह। I का मान आपका 1 है तो 1 रख दिया, I की जगह 1 रख दिया। इसके बाद G का मान आपका 20 है तो 20 रख दिया G की जगह, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका मान कितना आएगा 0.1005 ओम होगा। अब देखिए आगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। तो किसी परिपथ में प्रेरित जो वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा जो होती है हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। इसे लेंज का नियम कहते हैं।
अगला जो प्रश्न है वो आपको अगर पूछ दे कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई मात्रक जो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या न्यूनतम न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी इसका एसआई मात्रक है, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी इसका एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न अगर आपको पूछ दे कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो बायो-सेवर्ट का नियम अगर देखा जाए तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल, यहाँ पे डी एल भी कर सकते हैं, साइन थीटा बाई आर स्क्वायर इसका मान होता है। तो यही आपका क्या होगा, बायो-सेवर्ट का नियम होता है, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसका ये फार्मूला होता है। अगला जो आपका प्रश्न अगर पूछ दे एग्जाम में कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे एक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये क्या है, एक तार को मोड़कर बनाया गया है। यहाँ पे देखिए जैसे इसमें कह रहा है कि माना कि एक तार को मोड़कर r मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई जा रही है, यानी r देख रहे हैं कि आप सेंटर से किनारे तक कितनी दूरी है, r त्रिज्या की एकाएक बनाया गया है यानी कुंडली, और माना कुंडली में आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इसी कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर, कैपिटल आई। तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यानी बी होगा वह ज्ञात करना है। तो इसके लिए डीएल लंबाई जो के अल्पांश ए बी की कल्पना करते हैं, यानी कि डीएल अल्पांश ए बी, मान लें कि ए और बी क्या है, एक लंबाई है, तो इस तरीके से इसकी कल्पना करते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम ये कहता है कि डीएल अल्पांश के कारण जो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वह डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, अभी हमने देखा है। तो डी बी बराबर होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा, थीटा के जगह कितना 90 अंश, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, लंबवत है, तो आर स्क्वायर, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से इसका मान यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अब देख रहे हैं कि केंद्र पर केंद्र ओ पर जो है वह संपूर्ण कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वह बी बराबर क्या होगा, इंटीग्रल डीएल होगा, और इंटीग्रल म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर। तो इसको डीएल का केवल क्या करेंगे, डीएल को ही इंटीग्रल में रख देंगे, और इसके बाद ये जो नियतांक है उसे बाहर निकाल लेंगे, यानी इसका मान हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रल डीएल। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ इंटीग्रल डीएल जो होगी कुंडली की परिधि होगी, इसका मान 2 पाई आर होता है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया 2 पाई आर, तो आर से आपका यहाँ पे रख दिया 2 पाई आर, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 2 से ये 4 कटा, और ये पाई से पाई कटा, आर से आर कटा, तो इस तरीके से आपका वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अब देख रहे हैं कि यदि कुंडली में यन फेरे की संख्या, यानी यन फेरे अगर तार लपेटे गए हैं, लपेट कर कुंडली बनाई गई है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा बी बराबर म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू आई बाई 2 आर आपका हो जाएगा। क्योंकि इतना हो रहा है तो इसमें यन का भी मल्टीप्लाई हुआ है, यानी फेरों की संख्या, तार जितने लपेटे गए हैं। और यदि कुंडली में धारा वामावर्त है तो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा जो होगी वह कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। यदि कुंडली में धारा दक्षिणावर्त है तो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा जो होगी कुंडली के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। तो ये आपने देखा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अल्पवर्तनांक वाले जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी फोकस दूरी पर यह प्रभाव पड़ेगा कि फोकस दूरी बढ़ जाएगी और प्रकृति भी बदल जाएगी। इसलिए उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो अब देखिए अगला, अगर आपको प्रश्न पूछ दिया जाए कि युग्म उत्पादन और युग्म विलोपन विनाश क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जब कोई ऊर्जावान यानी गामा किरण फोटान किसी पदार्थ पर आपतित होती है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन
और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है, और इस प्रक्रिया युग्म उत्पादन, इसी प्रक्रिया को या इसी क्रिया को क्या कहते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रकाश है, यह पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट गया तो इसी को क्या कहेंगे, युग्म उत्पादन। युग्म मतलब दो चीजों का उत्पत्ति हुई है। तो अब युग्म विनाश क्या होता है, युग्म उत्पादन के विपरीत ही युग्म विनाश होता है, जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसी का रिवर्सिबल आपस में संयोग करते हैं तो वे तुरंत ही एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा इसके स्थान पर दो गामा फोटॉन की उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया युग्म विनाश कहलाती है। तो इस तरीके से ये आप कह सकते हैं। आगे जो है, अगर आपको प्रश्न पूछ दे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि वह वेग जो होता है अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, और इसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। आगे देखिए, आपका जो प्रश्न है, अगर ये पूछ दे कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह यानी अनुगमन वेग से संबंध स्थापित कीजिए, तो इसमें आप क्या करेंगे कि जैसे सबसे पहला काम की धारा आई तथा अनुगमन धारा कैपिटल आई है और अनुगमन वेग VD में संबंध निकालना है। तो माना किसी तार के परिच्छेद में से Q आवेश t सेकेंड से गुजरता है अगर, तो तब तार में वैद्युत क्षेत्र जो होगा, वैद्युत धारा होगी I बराबर QT होगा। यह समीकरण 1 आपका हो गया। यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है और इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग अगर VD है, तब 1 सेकेंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह NaVD हो जाएगी, और अतः t सेकेंड में तार से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी NaVD t हो जाएगी। और इस तरीके से t सेकेंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाली जो आवेश की मात्रा होगी वह Q बराबर NaVDT E हो जाएगी। ये समीकरण 2 हो जाएगा, जहां E आपका जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। समीकरण 2 से अगर Q का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, तो Q का मान अगर समीकरण 1 में रख दिया जाए तो इसका मान होगा कि IT। तो इस तरीके से I की जगह क्या रख दिया जाए, IT। तो ये I के साथ जो T है वह इधर अनुपात में चला आएगा, तो ये T से T आपका कट जाएगा और ये आपका I बराबर NaVDE हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन तीसरा हो जाएगा। यही कह रहा है कि यही विद्युत धारा जो होगी, जो ये विद्युत धारा है, यही और अनुगमन वेग में संबंध है कि I बराबर क्या, NaVDE। और धारा घनत्व अगर J है तो इस तरीके से, तथा अनुगमन वेग अगर आपका VD में संबंध अगर निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, J बराबर I/A हो जाएगा। घनत्व कितना हो जाएगा, धारा घनत्व, तो ये I/A हो जाएगा समीकरण 4। और जो I का मान अभी आपने देखा है NaVDE, तो वही रख दिया जाए, तो उधर NaVDE रख दिया जाए तो A से A आपका कट जा रहा है, तो आपका एक संबंध बन रहा है कि इतना बराबर NeVD। ये चौथा आपका इक्वेशन हो जाएगा। यह धारा घनत्व का क्या है, यह जो है यह धारा घनत्व का अनुगमन वेग के बीच संबंध है, यानी धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध है। और ऊपर जो था वह क्या था, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध था। तो ये सभी प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर बने रहिएगा और तैयारी जोर शोर से करिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा।